नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली 6 PM क्लास। इस क्लास में आज हम MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 208 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने कौन सा नगर बसाया था? तो विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने नागलपुरम नगर बसाया था। विजयनगर की राजधानी के पास नागलपुरम नगर बसाया था कृष्णदेव राय ने। इसके अलावा उन्होंने दो मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। एक था विट्ठल स्वामी मंदिर और एक था हजार राम मंदिर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा फारसी इतिहास ग्रंथ सम्राट शाहजहां के काल में रचा गया था? तो ये था पातशाहनामा। पातशाहनामा शाहजहां के काल में रचा गया था और ये फारसी का इतिहास ग्रंथ है। इसमें शाहजहां के शासनकाल के बारे में उसका विवरण है, उसका इतिहास है। शाहजहां के शासन का इतिहास है, इसमें शासनकाल का इतिहास है। पातशाहनामा की रचना 3 लेखकों ने की थी। इसके प्रथम शाहजहां के प्रथम 10 वर्षों के काल का इतिहास लिखा था मोहम्मद अमीन काजवीनी ने। उसके अगले 10 वर्षों का इतिहास लिखा अब्दुल हमीद लाहौरी ने और अंत के 10 वर्षों का इतिहास लिखा मोहम्मद वारिस ने। मुंतखब उत तवारिख, तो इसके लेखक का नाम है अब्दुल कादिर बदायूनी। फुतवात ए आलमगिरी, तो इसके लेखक का नाम है ईश्वरदास नागर। और इसमें औरंगजेब के बारे में वर्णन है। और फुतवात ए आलमगिरी में औरंगजेब के बारे में वर्णन है, प्लस उस काल के क्षेत्रीय राजाओं के बारे में वर्णन है। तारीख ए अल्फी, तो तारीख ए अल्फी इसकी रचना 1582 में अकबर के द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। तो उस समिति का जो कार्य है उसको तारीख ए अल्फी के नाम से जाना जाता है। उस समिति के कार्यों का जो संकलन है उसको तारीख ए अल्फी के नाम से जाना जाता है। तारीख ए अल्फी में 1000 साल के इस्लाम का इतिहास है। 1000 साल के इस्लाम का इतिहास है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में है, यह है लेखक और यह है साहित्यिक कृतियां। ठीक है, तो जो मुगल काल है वह हिंदुस्तानी साहित्य के विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल माना जाता है। वृंदावन दास की रचना है चैतन्य भागवत। नंददास की रचना है रास पंचाध्याय। रस खान की रचना है प्रेम वार्तिका और विट्ठल नाथ की रचना है 84 वैष्णव की वार्ता। तो ए में आएगा 4, ए में 4, इसमें है। ठीक है, ये दोनों कट गए। बी में आएगा 1, तो बी में 1, डी में है केवल, तो ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मोहम्मद नादिर समरकंदी हुमायूं के दरबार का एक चित्रकार था, जो कि सही स्टेटमेंट है। मोहम्मद नादिर समरकंदी हुमायूं के दरबार का एक चित्रकार था, एकदम सही स्टेटमेंट है। दूसरा है, बाबर द्वारा तुर्की में लिखी गई तुजु के बाबरी का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाना द्वारा किया गया था, ये भी सही स्टेटमेंट है। तुजु के बाबरी का 4 बार फारसी में अनुवाद हुआ था। पहला अनुवाद किया था जेना खान ने, दूसरा अनुवाद किया था पाइंदा खान ने हुमायूं के समय, तीसरी बार तुजु के बाबरी का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खाना ने, ये अकबर के समय किया था, और चौथी बार इसका अनुवाद किया था अबू लातिम तुर्बती ने, और ये शाहजहां के समय किया था।
ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। इसमें जो है दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दारा शिकोह द्वारा उपनिषदों को फारसी में किस शीर्षक से अनुदित किया गया है? तो ये सिर ए अकबर शीर्षक से जो है अनुदित किया गया है दारा शिकोह के द्वारा उपनिषदों का। ठीक है, इसके अलावा दारा शिकोह ने भागवत गीता, योग वशिष्ठ, रामायण का भी फारसी में अनुवाद करवाया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा 1856 ईस्वी में पारित किए गए थे? तो ये किए गए थे हिंदू विडो रीमेरिज एक्ट 1856 में पारित हुआ था। एबोलिशन ऑफ सती ये 1856 में नहीं बल्कि 1829 में इसका अबोलिशन हुआ था। रिलीज नहीं, अबोलिशन नहीं, सती का अबोलिशन हुआ था और ये एक्ट पारित हुआ था अबोलिशन ऑफ सती। ठीक है, 1829 में। रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट ये भी 1856 में पारित हुआ था और जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट ये भी 1856 में जो है पारित हुआ था। तो 1 2 नहीं हुआ, 3 और 4, 1 3 4, ये सी ऑप्शन इसमें आंसर हो गया। सी ऑप्शन इसमें आंसर हो गया। हिंदू विडो रीमेरिज एक्ट लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हुआ था और इसको पारित करवाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। दूसरा है एबोलिशन ऑफ सती, तो ये पारित हुआ था विलियम बेंटी के समय 1829 में और इसको पारित करवाने में राजा राम मोहन राय की प्रमुख भूमिका थी। ठीक है, और जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, तो ये इस एक्ट में था कि भारतीय सैनिकों को जरूरत पड़ने पर देश के बाहर भेजा जा सकता है। इस एक्ट में ये प्रावधान था। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किन्होंने गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये निभाई थी तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर ने। ठीक है, तो इसमें 2 और 4 हमारे आंसर हो गए। इसमें 1 3 और 5 नहीं होंगे, 2 और 4 इसमें हमारे आंसर हो गए। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। गांधी इरविन समझौते में तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी और मदन मोहन मालवीय ने पूना समझौते में, जो कि 1932 में हुआ था, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो सी राजगोपालाचारी द्वारा प्रस्तावित सूत्र में निम्नलिखित कौन से प्रस्ताव अंतर्विष्ट थे? तो पहला, युद्ध के उपरांत एक ऐसे आयोग की नियुक्ति जो उत्तर पूर्व व उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में मुसलमान बहुल सीमाओं का निर्धारण करे। ठीक है, तो ये जो है सी राजगोपालाचारी फॉर्मूले में ये जो है प्रावधान था कि युद्ध के उपरांत एक ऐसे आयोग की नियुक्ति की जाएगी जो कि उत्तर पूर्व व उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में मुसलमान बहुल सीमाओं का निर्धारण करेगा। सही है। दूसरा है, ऐसे क्षेत्रों में जनमत संग्रह द्वारा ये पता लगाना कि वहाँ के लोग भारत के साथ रहना चाहते हैं अथवा अपना स्वयं का राज्य बनाना चाहते हैं। ये भी सही है। और तीसरा है, यदि वे अलग राज्य चाहते हैं तो उनको इसकी अनुमति दी जानी चाहिए। ये भी सही है। अगर उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम के लोग जो है भारत से अलग राज्य चाहते हैं तो ठीक है, तो उनको ये अनुमति दी जाएगी। ठीक है। और चौथा है, भारत तथा नवनिर्मित राज्य के बीच सुरक्षा, संचार व परिवहन हेतु संयुक्त व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और भारत तथा जो भारत से अलग होके जो नए राज्य बनेंगे, नए देश बनेंगे, उनके बीच जो है सुरक्षा, संचार व परिवहन हेतु संयुक्त व्यवस्थाएं होगी। और अंत में यह प्रावधान था कि ये सभी प्रावधान तभी लागू होंगे जब भारत को आजादी मिलेगी। ठीक है, तो इसमें चारों ऑप्शन सही हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन या इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इसके पहला स्टेटमेंट है भारतीयों के सिविल सेवा में प्रवेश की दलील से संबंधित। ठीक है, तो जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन है, इसने एक आंदोलन चलाया था। इसने ICS इंडियन सिविल सर्विस में उम्र को बढ़ाने के लिए और परीक्षा का आयोजन लंदन की जगह भारत में करने के लिए जो है इसने आंदोलन चलाया था। और इसने जो है
इंडियन नेशनल एसोसिएशन ने आर्म्स एक्ट व वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के विरोध में भी अभियान चलाया था। आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के विरोध में भी अभियान चलाया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आर्म्स एक्ट 1878 में लाया गया था और इसमें था कि इसमें प्रावधान था कि बिना सरकार की अनुमति के भारतीय लोग हथियारों का उत्पादन भी नहीं कर सकते, उनका वितरण भी नहीं कर सकते और उनका प्रयोग भी नहीं कर सकते। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में प्रावधान था कि जो भी जितने विदेशी भाषा के अखबार हैं वे जो है तुरंत बंद कर दिए जाएंगे। इसलिए रातों रात जो है बहुत सारे अखबार जो है इंग्लिश में कन्वर्ट हो गए थे। सॉरी। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इसमें सी ऑप्शन आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वीपी वाडिया, तो पहला स्टेटमेंट है एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन में सक्रिय रूप से सम्मिलित थे। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। वीपी वाडिया होम रूल आंदोलन में सक्रिय रूप से सम्मिलित थे तथा इन्होंने एनी बेसेंट तथा जॉर्ज अरुंडेल के साथ गिरफ्तारी भी दी थी। ठीक है, वीपी वाडिया को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर सम्मेलन में जो लीग ऑफ नेशंस ने आयोजित की थी, भारत का प्रतिनिधित्व करने को बुलावा दिया गया था। ये भी सही बात है। वाडिया को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। ये 1919 में जेनेवा में आयोजित हुआ था। 1919 में जेनेवा में आयोजित हुआ था। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। दोनों सही हैं। ओके साथियों, इसी के साथ एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 208 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।